स्वागत है आप सबका इस ऑनलाइन क्लास में। एक टॉपिक शुरू करते हैं, आर्टिकल, डिटरमाइनर्स। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्राय सब एग्जाम में, सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये एज ए सिलेबस शामिल होता है। रीट फर्स्ट लेवल के सिलेबस में ये शामिल है। हाई कोर्ट एलडीसी में आर्टिकल, डिटरमाइनर्स एंड प्रीपोजिशन का यूज संबंधित टॉपिक एक साथ ही शामिल है। इसके अलावा एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, इन सब में भी ये शामिल है। और रीट से संबंधित सिलेबस को हमने शुरू किया, विशेषकर ये जो कॉमन टॉपिक हैं इनको हमने शुरू किया। इनमें इस श्रृंखला में हमने पीछे टेंस का वीडियो डाला था। तो आप आज आर्टिकल को लेकर ऐसा न सोचें कि उसको अधूरा छोड़ दिया गया। हमें 2-3 फ्रंट पर, कम से कम 4 फ्रंट पर एक साथ काम करना पड़ेगा। अर्थात 4 टॉपिक हम एक साथ लेकर चलेंगे। टेंस का वीडियो कल तक फिर अपलोड कर दिया जाएगा और ठीक वहीं से अपलोड किया जाएगा जहां से रोका गया था, उसके आगे से ही आपको मिलेगा। ये आर्टिकल का भी जब भी मिलेगा, जहां से हमने इसको रोका है उसके आगे से ही मिलेगा। 4-5 टॉपिक यानी 4-5 फ्रंट पर हमें एक साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो एग्जाम डेट्स हैं वो बहुत ही जल्दी डिक्लेयर हो रही हैं और इतना सिलेबस हम इसमें कवर करना चाहते हैं चैनल पर कि हमें एक से अधिक टॉपिक को एक साथ लेना ही पड़ेगा। तो आज हम शुरू कर रहे हैं आर्टिकल। देखिए, टॉपिक कोई नया नहीं है। ये ऐसा टॉपिक है, आर्टिकल एएनडी का प्रयोग, ये लगभग 6th स्टैंडर्ड से शुरू हो जाता है, 6ठी क्लास से शुरू हो जाता है और आगे तक ये चलता रहता है। लेकिन हमें यहाँ तो व्यापक, विस्तृत रूप से पढ़ना पड़ेगा। चलिए, हम जिसे कहते हैं जीरो से शुरू करना, हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं इसको। जिसने कभी नहीं पढ़ा है या फिर जो भूल चुके हैं उनके भी ये टॉपिक इजीली तैयार हो जाएगा। हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, आर्टिकल, एक लाइन लिखिए आप। आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले किया जाता है। आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले किया जाता है। देखिए, नाउन का वैसे तो हमने टॉपिक शुरू कर रखा है, उसको पूरा करते रहेंगे, चलता रहेगा टॉपिक। लेकिन नाउन को मोटे तौर पर आप देखो तो वस्तु, व्यक्ति, स्थान, इन सबको नाउन कहते हैं। अब वस्तु, व्यक्ति आदि के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे ए बुक, ए सिटी, ए विलेज, तो ए बॉय, ए गर्ल किसके पहले होता है? ध्यान रखने की बात है, नाउन के पहले। आर्टिकल का प्रयोग किसके पहले किया जाता है? नाउन के पहले। इसके बाद देखिए, आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं। आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार में इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन, तथा दूसरा डेफिनेट आर्टिकल
दे, डेफिनेट आर्टिकल दे और इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन। देखिए डिटरमिनर्स का शब्द का अर्थ होता है निर्धारक, और आर्टिकल भी डिटरमिनर ही होते हैं। तो फिलहाल तो हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं, इसको हटा देते हैं। यूज ऑफ आर्टिकल, यूज ऑफ आर्टिकल यानी कि ए और एन और दे, ए एन दे का यूज। तो दो प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। अब यहां प्रश्न ये उठता है, उठना भी चाहिए, जब हम इसको विस्तार से पढ़ें और हम ब्रॉड माइंडेड तरीके से पढ़ें, तो एक प्रश्न उठता है यहाँ पर, स्वाभाविक रूप से आपके दिमाग में भी ये प्रश्न आना चाहिए कि वास्तव में ए और एन इंडेफिनिट क्यों है, अनिश्चित क्यों है? इंडेफिनिट अर्थात अनिश्चित। तो ए और एन को अनिश्चित आर्टिकल क्यों कहा जाता है और दे को डेफिनेट आर्टिकल क्यों कहा जाता है? ये प्रश्न स्वाभाविक रूप से हमारे दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि ए और एन का यूज भी बिल्कुल अकॉर्डिंग टू रूल्स होता है। नियमानुसार ही हम ए और एन को यूज करते हैं, नियमानुसार ही हम दे को यूज करते हैं। फिर ए और एन अनिश्चित क्यों है, इंडेफिनिट क्यों है, और दी निश्चित क्यों है अर्थात डेफिनेट क्यों है? ये बात हमारे दिमाग में जरूर यहाँ पे आनी चाहिए, क्योंकि इसका जब हम निदान करेंगे, जब इस प्रश्न का समाधान होगा, तो इसके बारे में काफी जानकारी मिल जाएगी हमें। तो प्रश्न वही है कि ए और एन अनिश्चित आर्टिकल क्यों कहलाते हैं। तो देखिए थोड़ी देर पहले हमने एक लाइन लिखी थी यहाँ कि आर्टिकल का प्रयोग हमेशा नाउन के पहले किया जाता है। आर्टिकल का प्रयोग किसके पहले किया जाता है? नाउन के पहले किया जाता है। तो नाउन में ध्यान दीजिए, वास्तव में देखा जाए तो ए और एन इंडेफिनेट नहीं होते, ए और एन इंडेफिनेट नहीं होते। इनके आगे जो नाउन आएगा, अर्थात जिस नाउन के पहले इनका प्रयोग किया जाना है, वो नाउन ही डेफिनेट नाउन होता है और वो नाउन ही इंडेफिनेट नाउन होता है। डेफिनेट होते ही उसके दे लग जाता है, जब तक वो नाउन इंडेफिनेट रहता है, अनिश्चित रहता है, तब तक उसके या तो ए लगेगा या नियमानुसार एन लगेगा। तो यहां फिर वही प्रश्न खड़ा हो जाता है कि कौन से नाउन को तो डेफिनेट नाउन कहें और कौन से नाउन को इंडेफिनेट नाउन कहें। तो देखिए इसको ठीक से समझते हैं। एक बार ये हटा देता हूं, हम यहां इसके नीचे देख लेते हैं। देखो नाउन, डेफिनेट नाउन के लिए ध्यान दीजिए। लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज भाषा, चाहे कोई सी भी भाषा क्यों ना हो, हिंदी भाषा हो, संस्कृत हो, चाहे इंग्लिश हो, भाषा किसी भी भाषा में, हर प्रकार की भाषा में तीन पक्ष होते हैं और तीन पक्ष में से भी दो प्रधान पक्ष होते हैं। भाषा के तीन पक्ष होते हैं और तीन पक्ष में से दो प्रधान पक्ष होते हैं। मैं लिखता हूं, तीनों पक्ष के नाम लिखता हूं। सबसे पहला पक्ष स्पीकर, पहला पक्ष स्पीकर। दूसरा पक्ष लिसनर और तीसरा पक्ष राइटर। स्पीकर अर्थात वक्ता, स्पीकर अर्थात वक्ता, लिसनर अर्थात श्रोता और राइटर अर्थात लेखक। यानी किसी भी भाषा को लीजिए, हिंदी को लीजिए, संस्कृत को लीजिए और उर्दू या और किसी भाषा को लीजिए, इंग्लिश को ले लीजिए, तीन पक्ष होते हैं और इन तीन पक्षों में भी ये दो प्रधान पक्ष होते हैं, वक्ता और श्रोता, स्पीकर और लिसनर। भाषा के तीन पक्षों में से दो प्रमुख पक्ष होते हैं। थ्री एस्पेक्ट्स में से टू प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स कहलाते हैं ये दोनों। ये जो वक्ता और श्रोता है,
स्पीकर और लिसनर है, ये दोनों प्रधान पक्ष कहलाते हैं भाषा की। प्रधान पक्ष, प्रधान पक्ष यानी प्रिंसिपल एस्पेक्ट। अर्थात इसको थोड़ा सा गहराई से समझने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी भाषा के 3 पक्ष होते हैं, वक्ता, श्रोता, लेखक, स्पीकर, लिसनर और राइटर। और इन 3 पक्षों में से 2 पक्ष प्रधान पक्ष होते हैं, स्पीकर और लिसनर यानी वक्ता और श्रोता। अर्थात इन 2 के बिना काम नहीं चलता, इसके बिना थोड़ी देर के लिए काम चल जाता है, ये इसलिए प्रधान पक्ष नहीं, इसके बिना कुछ समय के लिए काम चल जाता है, या फिर ये लिसनर ही लेखक का काम भी कर देता है। जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं वक्ता पक्ष हूं, किसके लिए बोलूंगा मैं? श्रोता पक्ष की जरूरत पड़ेगी, श्रोता पक्ष की तत्काल जरूरत पड़ती है, इन दोनों की तत्काल जरूरत पड़ती है, इसलिए ये प्रधान पक्ष है। वक्ता अकेला नहीं बोल सकता, उसके लिए श्रोता चाहिए, और श्रोता तो है लेकिन कोई वक्ता नहीं है तो भी काम नहीं चलता। अब ये वक्ता है जो बोल रहा है और श्रोता सुनने वाला पक्ष है, यही कई बार लिखने का काम भी कर देता है, तो ये दोनों एक साथ भी देखे जा सकते हैं, लेकिन इन दोनों के बिना काम नहीं चलता, फर्स्ट और सेकंड के बिना। तो भाषा के 2 पक्ष प्रधान पक्ष हैं, ये 2 प्रिंसिपल एस्पेक्ट हैं। 3 पक्षों में से 2 प्रिंसिपल एस्पेक्ट यानी ये 2 प्रधान पक्ष हैं, और इन 2 प्रधान पक्ष कौन से हुए? एक तो स्पीकर, एक लिसनर यानी वक्ता और श्रोता। अब ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से सुनना। कोई ऐसा नाउन जो भाषा के 2 प्रधान पक्ष वक्ता और श्रोता दोनों में से किसी एक की भी जानकारी में नहीं हो, ऐसे नाउन को इंडेफिनेट नाउन कहते हैं। ऐसे नाउन को इंडेफिनेट नाउन कहते हैं। इसको जाने दीजिए, मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको बहुत ही ध्यान से सुनो। यानी 3 पक्षों में से 2 प्रधान पक्ष हुए, वक्ता पक्ष और श्रोता पक्ष। ये दोनों भाषा के 3 पक्षों में से ये 2 पक्ष प्रधान पक्ष हुए, क्योंकि इन 2 के बिना बिल्कुल भी काम नहीं चलता। वक्ता पक्ष अकेला किसके लिए बोलेगा? श्रोता पक्ष क्या सुनेगा जब वक्ता नहीं होगा? तो ये 2 प्रधान पक्ष में अब कोई ऐसा नाउन जो भाषा के इन 2 प्रधान पक्षों में से किसी एक की भी जानकारी में नहीं हो, तो ऐसा नाउन इंडेफिनेट नाउन कहलाता है। और ऐसे नाउन के या तो ए का प्रयोग किया जाएगा या नियम अनुसार एन का प्रयोग किया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आगे आने वाला नाउन ही जो जिसके लिए यूज होंगे वो नाउन ही डेफिनेट होता है, वो नाउन ही इंडेफिनेट होता है। अब देखिए ये जो हमने अभी जो सीखा है उसको लिख लेना चाहिए। तो एक बार के लिए हम नाउन की डिटेल लिख लेते हैं पूरी की पूरी। कौन से हमने बात की है इंडेफिनेट नाउन की। इंडेफिनेट नाउन नोट डालिए, जो भी बात विशेष आती है। इंडेफिनेट नाउन, इंडेफिनेट नाउन जिसके या तो ए लगना है और या एन, यानी शुरू में जिसके या तो ए आना है या एन आना है। तो इंडेफिनेट नाउन होता क्या वास्तव में? भाषा के 2 प्रधान पक्ष वक्ता और श्रोता, यानी कि स्पीकर एंड लिसनर, भाषा के 2 प्रधान पक्ष यानी वक्ता और श्रोता, स्पीकर एंड लिसनर। अब मैं ये समझा चुका हूं कि ये प्रधान पक्ष क्यों है, क्योंकि हर समय इनकी आवश्यकता पड़ती है।
इनके बिना बिल्कुल काम नहीं चलता। तो भाषा के दो प्रधान पक्ष वक्ता और श्रोता यानी स्पीकर एंड लिसनर में से कोई ऐसा नाउन जो किसी एक की भी जानकारी में नहीं हो, किसी एक की भी जानकारी में नहीं हो, तो एक की भी जानकारी में नहीं हो तो ऐसे नाउन को इंडेफिनिट नाउन कहते हैं। और ऐसे नाउन के पहले ए अथवा एन का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ये जो डिटेल है आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको लिख लिया करें, साथ का साथ लिखना है आपको। तो देखिए समझ में आ गई होगी बात कि इंडेफिनिट नाउन कौन सा है। इंडेफिनिट आर्टिकल एन आएगा तो नाउन से पहले तो आएगा, और इंडेफिनिट नाउन कौन सा नाउन होता है ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी आपकी। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डेफिनिट नाउन कौन सा है। मिटा देते हैं। ये इंडेफिनिट नाउन था, वक्ता और श्रोता, यानी मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आई हैव बुक, है ना। अब मैंने बोला बुक, और ये यहां मान लीजिए कॉमा ही है, फिर बुक आ गया, ये दो बार आ गया, इज इंपॉर्टेंट, दो बार ब्लैंक आ गया, कह रहा है इसमें सही है। मैं कहता हूं आई हैव ए बुक, मेरे पास एक पुस्तक है, आई हैव ए बुक, मेरे पास एक पुस्तक है। जब वक्ता ने ये बात बोली तो इस बुक के बारे में केवल वक्ता ही जानता है, तो एक ही पक्ष की जानकारी में है, दूसरे पक्ष की जानकारी में नहीं है ये बात, तो यहां पे नियमानुसार ये आएगा। लेकिन जब वक्ता ने पहली बार बोला था इसको, तो श्रोता पक्ष की भी जानकारी में आ गया, जो कि ये बुक इज इंपॉर्टेंट, कि पुस्तक महत्वपूर्ण है, यानी ये कौन सी पुस्तक महत्वपूर्ण है, जो आई है, जो मेरे पास है। अब दूसरी बार आते श्रोता पक्ष की भी जानकारी में आ गई ये बात, ये जो नाउन है डेफिनेट हो गया, क्योंकि अब दोनों पक्षों की जानकारी में आ गया, पहले ये एक ही पक्ष की जानकारी में था। इसलिए कोई नाउन एक ही प्रसंग में दोबारा आता है तो वो डेफिनेट हो जाता है, क्योंकि दूसरी दफा आते ही वो दोनों पक्षों की जानकारी में हो जाता है। जब पहली बार यूज हुआ तो एक ही पक्ष की जानकारी में है, अब एक ही पक्ष की जानकारी में है तब तक तो वो इंडेफिनेट ही है, यानी उसके ए आएगा या एन लगेगा। लेकिन जब वही नाउन दोहराया गया, दूसरी बार यूज हुआ, तो उसके पहले आर्टिकल दे का प्रयोग कर दिया गया, क्योंकि वो दोनों पक्षों की जानकारी में आ गया। तो हम डेफिनेट आर्टिकल, ये इंडेफिनेट नाउन के बारे में लिखा। अब डेफिनेट नाउन के बारे में क्या लिखेंगे, शायद आप सब जानते हो कि डेफिनेट नाउन के बारे में, डेफिनेट नाउन, और डेफिनेट नाउन के हमेशा तय लगता है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सबके समझ में आ गया होगा। यानी कोई ऐसा नाउन जिसे
भाषा के सभी पक्ष पहले से ही जानते हो, या कोई ऐसा नाउन जो दूसरी बार प्रयुक्त होने के कारण से दूसरे भाषा के दोनों पक्षों की जानकारी में आ गया हो। लिखिए, कोई ऐसा नाउन जो भाषा के सभी पक्षों की जानकारी में हो, पहले से ही हो, पहले से ही अर्थात उल्लेख किए जाने के पहले से ही हो, या पूर्व में उल्लेख करने के कारण नाउन दूसरे पक्ष की जानकारी में आ गया हो, दूसरे पक्ष की जानकारी में आ गया हो, और वह डेफिनेट नाउन बन गया हो। सवाल की बात तो यह है कि कोई ऐसा नाउन जिसे भाषा के दोनों पक्ष जानते हो, उल्लेख करने के पहले से ही जानते हो, या फिर पूर्व में कोई उल्लेख कर दिया गया हो और उस समय उल्लेख करने के कारण सभी पक्ष जान गए हो उस नाउन के बारे में, तो भी वो डेफिनेट हो जाता है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और इंडेफिनिट आर्टिकल की तरफ वापस आते हैं, ए और एन को पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल पर क्वेश्चन प्राय परीक्षाओं में आता है, आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ें, समझें। तो दो प्रकार के आर्टिकल होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन, और डेफिनिट आर्टिकल दी। और वास्तव में ए और एन इंडेफिनिट नहीं होते, इनके आगे आने वाला नाउन ही इंडेफिनिट होता है और इनके आगे आने वाला नाउन ही इंडेफिनिट होता है। इंडेफिनिट नाउन के पहले ए अथवा एन लग जाएगा, प्रयुक्त हो जाएगा, और डेफिनिट नाउन के पहले हर हालत में दे का प्रयोग हो जाएगा। अब हमने ये जान लिया है कि वास्तव में इंडेफिनिट नाउन कौन सा नाउन होता है। तो इंडेफिनिट नाउन वो नाउन होता है जिसके बारे में भाषा के दो प्रधान पक्षों में से कोई एक पक्ष भी नहीं जानता हो, तो ऐसे नाउन को इंडेफिनिट नाउन कहते हैं। और ऐसे नाउन के पहले या तो ए या एन का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं, प्रत्येक का अलग अलग समझने का प्रयास करते हैं। यूज ऑफ ए, आर्टिकल ए का प्रयोग। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सावधानी से समझना है। आर्टिकल ए का प्रयोग, देखिए ये इंडेफिनिट आर्टिकल तो है ही। अब हमने अभी काफी जो अभी तक जिक्र किया है, कई बार ये आया है कि नाउन, और हमने संभवतः सबसे पहले और लाइन भी यही लिखी थी कि आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले किया जाता है। आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले किया जाता है। नाउन ही डेफिनेट है, नाउन ही इंडेफिनेट है। तो यहां ए का प्रयोग किस ढंग से होगा, नाउन के कौन से नाउन के पहले होगा, ये आपको लिखने की आवश्यकता। चार बातों का ध्यान रखना है। ए के प्रयोग के लिए भी चार बातों का ध्यान रखना है।
एंड के प्रयोग के लिए भी 4 बातों का ध्यान रखना है। 4 नियम आप अपने दिमाग में अच्छे से याद कर ले, कंठस्थ कर ले, यानी कि ये आपको जो ABC वगैरह आता है उसकी तरह से दिमाग में रहना चाहिए। फिर ए और एन का प्रयोग गलत नहीं होगा। 3 नियम दोनों में समान है, चौथा थोड़ा अलग होगा, तो उसको जो अलग है उसको दिमाग में अच्छे से आप बैठा लें। कौन से 4 नियम है? पहला, ए के यूज के लिए, ए के यूज के लिए 4 बातों का ध्यान रखना है। 4 थिंग्स हमें ध्यान में रखनी है। तो पहला है नाउन शुड बी सिंगुलर। नाउन शुड बी सिंगुलर, पहला नियम। पहली बात, ए के प्रयोग के लिए जिस नाउन के पहले आप प्रयोग ए का प्रयोग करना चाहते हैं, ए या ए का प्रयोग होगा कि नहीं होगा, सिंगुलर होना चाहिए नाउन। अगर सिंगुलर नहीं है तो पहले ही निश्चित हो गया ए तो नहीं आएगा। जैसे बुक और बुक्स, यहां भी ब्लैंक है, यहां भी ब्लैंक है, यहां ए आ जाएगा, यहां नहीं आएगा। जैसे ट्री और ट्रीज, यहां ए ट्री हो जाएगा लेकिन यहां नहीं होगा। अर्थात प्लूरल होते ही, बहुवचन होते ही ए का प्रयोग नहीं होगा। तो पहली बात समझ में आ गई होगी कि नाउन का प्रयोग, ए का प्रयोग करने के लिए जो सबसे पहला मापदंड है, जो सबसे पहला नियम है या ध्यान देने योग्य बात जो सबसे पहली है वो ये है कि नाउन शुड बी सिंगुलर, अर्थात नाउन एक वचन हो। हम हिंदी में लिख लेंगे इनको बाद में, पहले इंग्लिश में लिख लेते हैं। सेकंड जो बात ध्यान में रखने की है, नाउन शुड बी काउंटेबल। नाउन शुड बी काउंटेबल, काउंटेबल अर्थात गिनने योग्य, गणनीय, गणनीय या गिनने योग्य। तो नाउन शुड बी माने होना चाहिए, शुड बी माने होना चाहिए, काउंटेबल गिनने योग्य, अर्थात जिस नाउन की हम गिनती कर सकते हैं, 1 2 3 वगैरह जिसको गिन सकते हैं हम, उसके तो एक वचन भी होना चाहिए, गिनने योग्य भी होना चाहिए। अर्थात जो गिनने योग्य है उसके ए लग जाएगा, जो गिनने योग्य नहीं है उसके ए का प्रयोग नहीं होगा। जैसे मैं लिख दूं यहां वाटर और यहां लिख दूं बॉय, तो लड़के कितने भी हो हम अलग अलग करके गिन सकते हैं, लेकिन पानी को नहीं गिना जाता, तो यहां ए नहीं आएगा, यहां आ जाएगा। तो दूसरा नियम, नाउन शुड बी काउंटेबल। पहला नियम, नाउन शुड बी सिंगुलर, नाउन एक वचन होना चाहिए, नाउन गिनने योग्य होना चाहिए। और इसके बाद में तीसरा लिखिए और समझिए। तीसरा है नाउन शुड बी used first time. Noun should be used first time, या noun should be mentioned first time। used की जगह mentioned भी आ सकता है, यानी noun का प्रयोग पहली बार हुआ हो तो ही ए अथवा एन, फिलहाल ए की बात कर रहे हैं, नाउन का प्रयोग पहली बार हुआ हो तो ए आ जाएगा, उसी नाउन का दूसरी बार प्रयोग होता है तो ए नहीं आएगा। अर्थात हम देखते हैं, अभी हमने एक एग्जांपल लिखा भी था और लिखते हैं, ग्रैंडफादर हैज ए book ग्रैंडफादर हैज ए बुक, फिर बुक है, इज वेरी यूजफुल। दादाजी के पास एक किताब है, ग्रैंडफादर हैज ए बुक, ए आ जाएगा,
क्योंकि यहाँ ये नाउन पहली बार यूज हुआ है, अर्थात फर्स्ट टाइम यूज हुआ है। इस प्रसंग में, इस सेंटेंस को, पूरे सेंटेंस में, कंप्लीट सेंटेंस में जब ये पहली बार आता है तो ए लेता है, यही नाउन दोबारा आता है तो ए नहीं आएगा। फर्स्ट टाइम यूज्ड, फर्स्ट टाइम का मतलब है पहले एक ही नाउन एक ही प्रसंग में एक से अधिक बार यदि आता है तो पहली बार ही उसके ए का प्रयोग होगा या एन का प्रयोग होगा। एन तो अभी हम पढ़ेंगे, पहले ए मानिए आप कि ए का प्रयोग पहली बार आने पर ही होगा। दूसरी दफा यदि आ रहा है वही नाउन तो ए का प्रयोग तो नहीं होगा, फिर दे का प्रयोग होगा। क्यों? वो नाउन दूसरी बार आते ही डेफिनेट हो जाता है, क्योंकि पहली बार जब नाउन आया था तो एक ही पक्ष जानता था उसको, वक्ता पक्ष। लेकिन जैसे ही वो नाउन दूसरी बार आया तो वो नाउन डेफिनेट नाउन हो गया, क्योंकि जब पहले बताया था कि ग्रैंडफादर हैज ए बुक, दादाजी के पास एक पुस्तक है, और दोबारा यही पुस्तक का उल्लेख दोबारा हो गया, द बुक इज यूजफुल, पुस्तक उपयोगी है, तो सब जान गए कि कौन सी पुस्तक उपयोगी है, जो दादाजी के पास है। यानी दूसरी दफा आते ही सबकी जानकारी में ये बात ऑलरेडी पहले से आई हुई है। तो जब सब जान गए, वक्ता जानता था पहले से ही, श्रोता भी जान गया, अन्य कोई सुन रहा है वो भी जान गया, तो फिर इतना होने के बाद ये डेफिनेट होगा ही होगा, और इसकी क्या यूज हो जाएगा, दे का यूज हो जाएगा। इसलिए पहली बार प्रयुक्त होने पर नाउन शुड बी यूज्ड फर्स्ट टाइम, पहली बार प्रयुक्त होने पर ही ए का प्रयोग करें। वही नाउन दोबारा आ रहा है तो ए का प्रयोग नहीं होगा, फिर नाउन डेफिनेट हो जाएगा और उसके हम दे का प्रयोग करेंगे। तो ये बात समझ में आ गई होगी। 3 रूल्स हमारे पूरे हो गए, यानी कि ए के प्रयोग के लिए जिन बातों का हमें ध्यान रखना है। देखिए चौथा और लास्ट, फिर ध्यान रखो, नाउन शुड बी सिंगुलर, नाउन शुड बी काउंटेबल, नाउन शुड बी यूज्ड फर्स्ट टाइम, पहली बार प्रयुक्त हुआ हो, यूज्ड का अर्थ प्रयुक्त होना, पहली बार प्रयुक्त हुआ हो। अब चौथा जो नियम है वो महत्वपूर्ण है ए के प्रयोग के लिए। द फर्स्ट साउंड ऑफ नाउन should be as consonant sound. The first sound of noun should be as consonant sound. इसको समझिए, प्रथम ध्वनि, फर्स्ट साउंड ऑफ नाउन, नाउन का जो शब्द दिया गया है उसकी प्रथम ध्वनि, पहली जो ध्वनि है उसकी प्रथम ध्वनि शुड बी होनी चाहिए एज कॉन्सोनेंट साउंड, यानी कि व्यंजन ध्वनि की तरह, एज माने की तरह से। नाउन के शब्द की प्रथम ध्वनि कॉन्सोनेंट साउंड होनी चाहिए। कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब होता है कैसे गे, कैसे लेके गे तक, यूं समझिए आप, कैसे लेकर गे तक की साउंड होनी चाहिए। फर्स्ट साउंड की बात हो रही है। जैसे एक बार आप इन सबको हिंदी में लिख लीजिए, हिंदी में लिखा देते हैं, किसी की कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए समझने में। ये मैं लिख देता हूँ, आप हिंदी में लिख देते हैं, हिंदी में भी नीचे लिख देते हैं, आप जरूर समझे तो लिख ले, बाकी फिर हम इसके एग्जांपल्स वगैरह देखेंगे, फिर एन का प्रयोग देखेंगे। जो 4 जो रूल्स हमने लिखे थे छोटे छोटे, उनको हिंदी में लिख लेते हैं। नंबर 1, नाउन एक वजन हो, एक वजन हो या होना चाहिए, नाउन एक वचन होना चाहिए। नाउन एक वचन होना चाहिए। दूसरा, नाउन
गिनने योग्य हो या होना चाहिए। नाउन गिनने योग्य होना चाहिए। तीसरा, नाउन पहली बार प्रयुक्त होना चाहिए, प्रयुक्त होना चाहिए। और चौथी बात जो अभी हम कर रहे थे, नाउन के, थोड़ा ठीक से समझते हुए लिख लीजिए हिंदी में, नाउन के शब्द के प्रथम अक्षर की ध्वनि व्यंजन अर्थात कै से गे तक के अक्षरों की होनी चाहिए या हो। चलो इसी में थोड़ा सा ध्यान देना है। नाउन के शब्द, देखिए वो तो सारी बातें एक बार देख लेते हैं। नाउन एक वचन होना चाहिए, जो हमने वहां लिखा था, नाउन शुड बी सिंगुलर। नाउन गिनने योग्य होना चाहिए, वहां हमने लिखा था नाउन शुड बी काउंटेबल। नाउन पहली बार प्रयुक्त होना चाहिए, वहां हमने लिखा था नाउन शुड बी यूज्ड फर्स्ट टाइम। और नाउन के शब्द के प्रथम अक्षर की ध्वनि व्यंजन अर्थात कैसे गे तक के अक्षरों की होनी चाहिए, वहां हमने लिखा था द फर्स्ट साउंड ऑफ नाउन शुड बी एज कॉन्सोनेंट साउंड। तो ये समझने वाली बात है। जैसे मान लीजिए हम कैसे गे तक, व्यंजन अर्थात कॉन्सोनेंट अर्थात व्यंजन, और व्यंजन कहां तक होते हैं, हमें साउंड देखना है, केवल प्रथम अक्षर नहीं देखना है, साउंड देखना है केवल। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं बुक, बुक, दो एक को लिख के देख लेते हैं, आराम से विचार करना चाहिए। बाद में तो सारा का सारा माइंड सेटअप इस ढंग से बन जाएगा कि आप तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेंगे। बुक को लिखते हैं हम ऐसे, बुक ऐसे लिखते हैं, इसके प्रोनाउंसिएशन को इसी ढंग से लिखते हैं। बहुत ही आता है, इजी है, फिर भी एक तरीका होना चाहिए कि मैं कैसे डिसाइड करूंगा ना। ये ध्वनि तो यही होती है जो हम बोलते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है बुक, बुक होता है। तो जो भी मात्रा लगी ये हटा दे मात्रा, तो ये क्या बचता है, बै बचता है, केवल बै। और बै कैसे गे के बीच में आता है, कैसे गे के बीच में यदि आता है बुक यानी बै, तो यहां ए लग जाएगा। अन्य बातें भी मिलती हो, ऊपर जो तीन बातें और हो, एक वचन हो, जैसे बुक्स होगा तो नहीं होगा, गिनने योग्य हो, जैसे वाटर में भी वह आता है, लेकिन वो गिनने योग्य नहीं है, अन्य अन्य बातें लागू नहीं हो रही हैं। पहली बार प्रयुक्त होना चाहिए ये, और शब्द के प्रथम अक्षर की ध्वनि, प्रथम अक्षर की ध्वनि, ये प्रथम अक्षर को अलग करके देख लिया करो। प्रथम अक्षर की ध्वनि यदि व्यंजन की है, कॉन्सोनेंट की है, व्यंजन की है, तो आर्टिकल ए का प्रयोग हो जाएगा, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये समझना बहुत ही तसल्ली से है, धैर्य के साथ समझना है, और फिर थोड़ी स्पीड इसकी बढ़ा लेनी है। तो बुक में क्या लगा देंगे हम, क्या प्रयोग कर देंगे, ए का यूज हम कर देंगे, क्योंकि सभी बातें, चारों बातें लागू हो रही है। एक वचन वाली बात भी लागू हो रही है, क्योंकि यहाँ बुक्स नहीं लिखा है, गिनने योग्य है ही है, कोई समस्या नहीं, काउंटेबल है, पहली बार प्रयुक्त हुआ ही है, क्योंकि हमने वर्ड ही लिखा है, कोई लाइन लिखी नहीं है, तो पहली बार प्रयुक्त हुआ ही है। और प्रथम अक्षर की ध्वनि भी हमें, जो हमने अभी तक इसमें पढ़ा है, उसके अनुरूप प्राप्त हो रही है। तो बुक के आराम से हम क्या लगा सकते हैं, ए का यूज कर सकते हैं। चलिए ये सारा बेटा के कुछ एक चीजों पे हम चर्चा करते हैं, विचार करते हैं, यहाँ लिखने का प्रयास करते हैं एग्जाम्पल्स को। तो ध्यान दीजिए,
एक नंबर हमारा बुक हो गया। तो बुक पे हमने चर्चा करी और उसमें हमने आर्टिकल ए भर लिया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा हम लेते हैं गर्ल। चलिए कैसे करेंगे बोलिए, कोई दिक्कत ही नहीं। एक वचन है, सिंगुलर है, एस नहीं लगाए हम, गिनने योग्य है, काउंटेबल है, फर्स्ट यूज हुआ ही है, फर्स्ट टाइम यूज हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। और गर्ल को हम ऐसे लिखते हैं, रे ऊपर ले जाकर गर्ल। तो ये गए, कैसे गए, कैसे गे तक के अक्षरों के बीच में आता है इसकी ध्वनि, तो गर्ल इसमें भी हम ए का यूज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से प्लांट, प्लांट असंख्य हैं, कुछ एक पर चर्चा कर लेते हैं, बाकी असंख्य हैं। प्लांट, प्लांट को हम कैसे लिखते हैं, प्लांट, ये आधा पे आया या पूरा आया, पे आया है, तो पे की ध्वनि बन रही है यहाँ पे, और यहाँ कोई एस वगैरह नहीं लगा है, ये काउंटेबल भी नहीं है, मतलब ये काउंटेबल है, ये प्लूरल भी नहीं है, सिंगुलर है। प्लांट्स तो नहीं है ना, प्लांट्स नहीं है, इसे गिना जा सकता है, ये काउंटेबल है। इसके अलावा ये फर्स्ट टाइम यूज तो सारे ही हो रहे हैं, हमने वर्ड लिखा है केवल, हम कोई सेंटेंस नहीं लिख रहे हैं फिलहाल। तो प्लांट के भी हम एस लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्लांट में ध्वनि भी हमारी मैच कर रही है, तो ये ए आ जाएगा। इसी तरह से ट्रीज या ट्री, ट्री, ट्री को देख लीजिए, ऐसे ऐसे इसका उच्चारण करते हैं, ऐसे ट्री, ये रे यहां लगता है, ये मात्रा इधर लगी, जो भी कुछ लगा टे के लगा, इस टे को निकालिए, और टे कैसे गे के बीच में ही आता है, टे कैसे गे के बीच में ही आता है, इसलिए यहां भी ए का प्रयोग हो जाएगा। तो ये ध्यान देने वाली बातें हैं, इस कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ये कई बार जरा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड हमारा सेटअप नहीं रहता, और इसकी वजह से गलती हो जाती है। लीजिए टीचर, टीचर, टीचर में जो भी मात्राएं लगी, टे के लगी, और टे भी वहीं जाता है, टीचर्स तो है नहीं, गिना, गिनने योग्य है, काउंटेबल है, ये कोई समस्या नहीं, काउंटेबल भी है, फर्स्ट टाइम यूज भी है, और ये साउंड भी अपना कैसे गे के बीच का है, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए क्या यूज कर दोगे, ए यूज कर दोगे। स्टूडेंट, स्टूडेंट, स्टूडेंट में देखिए, स्टूडेंट लिखते हैं, आधा से आता है स्टूडेंट में, तो से तो आता ही है ना, वो प्लूरल भी नहीं है, यानी ये सिंगुलर है, एस लगाया हुआ नहीं है, फिर फर्स्ट टाइम यूज हुआ है, काउंटेबल है, सभी बातें लागू हो रही है, ध्वनि कैसे गे के बीच में आ रही है, तो आप ए का यूज करें, बेझिझक ए का यूज करें, कंफ्यूजन नहीं रखना है। हमें जो कुछ सीखा है उस पर पूरी तरह से ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते जाना है। जो भी शब्द हमारे सामने आता है उसको हमें उसी तरीके से डील करना है, इजी वे में डील करना है, बिल्कुल बिना घबराए और बिना किसी तरह की शंका किए, ठीक है। इसी तरह से डॉक्टर, डॉक्टर कितने भी हो सकते हैं, 7, डॉक्टर, स्कूल्स, फ्लावर्स, विलेजेस, सिटी,
कार, बस, इन सबको भी चेक कर लीजिए आप। डॉक्टर, डॉक्टर्स नहीं है, सिंगुलर है, काउंटेबल भी है, गिने जा सकते हैं डॉक्टर्स, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट टाइम यूज हुआ ही है। और साउंड डे, डॉक्टर अर्थात डे, सब कुछ हटाने पे निकलता है अंत में डे। और डे कैसे के बीच में आता है, तो यहां भी आप क्या यूज कर देंगे, ए यूज कर देंगे। फिर आप यहाँ आइए स्कूल्स, स्कूल्स में नहीं आएगा ए, क्योंकि बहुवचन कर दिया, इसको प्लूरल कर दिया, एस लगाकर बहुवचन कर दिया, तो पहला ही नियम लागू नहीं हो रहा है, इसलिए क्रॉस लगा दीजिए। मतलब कुछ भी आएगा लेकिन ए नहीं आएगा। फिलहाल हम ए की बात करते हैं। 7 में आइए फ्लावर्स, फ्लावर्स अर्थात फूल, बहुत सारे फूल, एक फूल की बात नहीं है, बहुत से फूल की बात हो गई। प्लूरल है नाउन, और नाउन जब प्लूरल है तो ए तो नहीं आएगा। विलेजेज, ए विलेज हो जाता, क्योंकि विलेज में वह कैसे के बीच में आता है, लेकिन बहुवचन कर दिया, इसको प्लूरल कर दिया, और प्लूरल कर दिया तो इसका मतलब इसमें भी ए नहीं आएगा। सिटी, शहर अर्थात शहर से पहला से आता है, शहर, ये जो भी है नहीं, ये प्लूरल है और काउंटेबल भी है, और पहली बार तो यूज हुआ ही है, और ध्वनि कैसे गे के बीच की है, तो ए सिटी। कार में आइए, ये जो 10 नंबर है कार, इस पे आइए, अर्थात कोई दिक्कत नहीं, प्लूरल नहीं है ये, काउंटेबल भी है ये, फर्स्ट टाइम यूज भी हुआ है ये, और ध्वनि भी, इसकी जो साउंड है वो भी कॉन्सोनेंट साउंड है, अर्थात कैसे के बीच की साउंड आ रही है, तो इसमें भी हम क्या क्या यूज कर देंगे, ए यूज कर देंगे। बस, पे, बस, तो बस में कोई दिक्कत नहीं, बसेज नहीं है, यानी कि सिंगुलर है, काउंटेबल भी है, फर्स्ट टाइम यूज भी है, और साउंड भी कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो इसमें भी हम क्या यूज कर देंगे, ए का यूज कर देंगे, ए बस। तो ये आप ए का जो यूज है ये आपने सीखा है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करना, और इसके बाद हम आगे एन का यूज सीखेंगे। तो ये आर्टिकल ए एन दी का यूज, और इसमें भी हमने यूज ऑफ ए पढ़ लिया था, और अब हम शुरू करते हैं यूज ऑफ एन। यूज ऑफ एन यानी कि एन का प्रयोग। एन का प्रयोग देखिए, जब यूज ऑफ ए पढ़ा था तो उस समय आपने देखा था कि नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, और वो नाउन से संबंधित हमने 4 छोटे छोटे रूल्स लिखे थे। वो बहुत ही अच्छे रूल्स हैं, उनको याद रखने की आवश्यकता है, और वो कोई ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, सब इजीली याद कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उन 4 रूल्स में से 3 रूल्स वैसे के वैसे एन के प्रयोग में भी आप लिखेंगे और सीखेंगे, यानी 3 रूल्स में कोई फर्क नहीं। क्या था वहां, वो 4 रूल्स में एक बार दोहरा लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। पहला था नाउन शुड बी सिंगुलर, यानी नाउन एक वचन होना चाहिए। दूसरा था नाउन शुड बी काउंटेबल, नाउन गिनने योग्य होना चाहिए, नाउन एक वचन होना चाहिए, नाउन गिनने योग्य होना चाहिए। और तीसरा था नाउन शुड बी यूज्ड फर्स्ट टाइम, यानी कि नाउन का उपयोग पहली बार होना चाहिए। तो ये 3 कंटिन्यू इसमें भी यूज होंगे। हम लिखते हैं, पहला लिखते हैं नाउन शुड बी सिंगुलर, नाउन शुड बी सिंगुलर यानी कि नाउन एक वचन होना चाहिए।
साथ ही हिंदी में लिख लेते हैं, नाउन एक वचन होना चाहिए। दूसरा, नाउन शुड बी काउंटेबल। नाउन शुड बी काउंटेबल, ये आपने यूज ऑफ ए में भी लिखा था, समझा था। तो इस काउंटेबल यानी गिनने योग्य, नाउन गिनने योग्य हो या गणनीय हो, एक ही बात है। तो नाउन गिनने योग्य हो तो ए या एन लगेगा, नाउन एक वचन हो तो ए या एन का प्रयोग आप करेंगे। तीसरा, नाउन शुड बी यूज्ड फर्स्ट टाइम, यानी पहली बार प्रयोग हुआ हो। तो ये जब हमने डेफिनेट और इंडेफिनेट नाउन को समझा था तब भी इसका जिक्र किया था, और ये अच्छी तरह से समझा था उस समय कि दूसरी बार आते ही नाउन डेफिनेट हो जाता है और फिर उसके ए और एन लगता ही नहीं है, उसके डी लगाया जाता है। तो नाउन पहली बार आता है तब या तो ए का यूज होगा या उसके एन का यूज होगा। तो ये नियम उसी से संबंधित है, यानी नाउन का प्रयोग पहली बार हुआ हो, नाउन पहली बार प्रयुक्त हुआ हो, नाउन पहली बार प्रयुक्त हुआ हो। तो ये 3 रूल्स सिमिलर है, समान है। और इसके बाद में चौथा महत्वपूर्ण नियम जो अलग है, वहां आपने लिखा था द फर्स्ट साउंड ऑफ नाउन शुड बी एज कॉन्सोनेंट, और यहां आप लिखेंगे द फर्स्ट साउंड ऑफ नाउन शुड बी एज वोवेल। द फर्स्ट साउंड, then the first sound of noun should be as vowel। अर्थात इसको ठीक से लिख लीजिए, ये अलग है। नाउन के प्रथम अक्षर की ध्वनि, नाउन के प्रथम अक्षर की ध्वनि स्वर, अर्थात ए से लेके एह तक ए से लेके एह तक के अक्षरों की हो। ये समझने वाली बात है। ए और एन में फर्स्ट साउंड ऑफ नाउन शुड बी एज वोवेल साउंड, स्वर की ध्वनि होनी चाहिए। और स्वर का तात्पर्य यहां थोड़ा सा एक्सप्लेन करके भी लिख दिया गया है, ए से ए तक, अर्थात तो देखिए ये जो चौथा जो रूल है इस पे थोड़ा सा पूरा आप ध्यान रखिएगा। फिर आर्टिकल से संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा परीक्षा में तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं होगी। द फर्स्ट साउंड ऑफ नाउन शुड बी एज वोवेल साउंड, प्रथम ध्वनि, नाउन की प्रथम ध्वनि वोवेल साउंड होनी चाहिए, अर्थात स्वर की होनी चाहिए। और स्वर का तात्पर्य है ए से लेकर अह तक के अक्षर, ए से लेकर अह तक के अक्षरों की हो। अब हम कुछ शब्द लिखते हैं पहले और उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए कुछ
कुछ एग्जांपल्स देखिए, वर्ड वर्ड में देखिए एक बार, एप्पल, एप्पल, दूसरा एग, ऑरेंज, एलिफेंट, अम्ब्रेला। देखिए इन्हीं को देख लीजिए एक बार। और एप्पल, हम एप्पल को जब लिखते हैं तो लिखने का हमारा ढंग ऐसे होता है, एप्पल, एप्पल लिखते हैं। ये जो ए आया है ये ए से एह के बीच के अक्षरों में ही आता है, इसलिए ये वोवेल साउंड हुआ, यानी स्वर ध्वनि, स्वर ध्वनि से शुरू होने वाला वर्ड है। और स्वर ध्वनि से शुरू होने वाला यानी वोवेल साउंड से स्टार्टिंग वर्ड है, तो हम इसके एन का प्रयोग करेंगे, एन, एप्पल। एग, एग में फिर वोवेल साउंड स्टार्टिंग वर्ड है, अर्थात स्वर ध्वनि से प्रारंभ होने वाला शब्द है, तो हम इसके भी एन का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से ऑरेंज, ऑरेंज, ऑरेंज में साफ साफ है, हम ये ए से ए के बीच की ही ध्वनि बन रही है, तो यहां भी एन, ऑरेंज। मान लीजिए ऑरेंजेस होता तो हम यहां एन का प्रयोग नहीं करते। एलिफेंट, एलिफेंट हम ऐसे लिखते हैं, एलिफेंट, ये ए, तो एलिफेंट के भी एन, एलिफेंट। और अगर एलिफेंट्स होता, यानी कि चारों नियम लागू होने आवश्यक हैं। पहला ही नियम, नाउन शुड बी सिंगुलर, यहां लागू नहीं होता। अगर नहीं लागू होता तो क्रॉस आ जाता, अर्थात ए और एन का प्रयोग तो नहीं होगा। प्लूरल होते ही ए और एन का प्रयोग तो नहीं होगा, क्योंकि इनका अर्थ ही एक है। चलिए अम्ब्रेला, अम्ब्रेला की भी वही स्थिति है, अम्ब्रेला एन आएगा। अब हम सेंटेंस लिखकर एक्सरसाइज करते हैं और थोड़ा सा और विस्तार से समझते हैं। हाँ, इन पे एक एक सेंटेंस में और इन पे जो ब्लैंक है, रिक्त स्थान है, उसके बाद जो नाउन दिया है, इन पे हम विचार करते हैं। देखिए जो निर्देश मिला है, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों में भरिए विथ आर्टिकल ए, एन और क्रॉस। यानी हमने अभी तक दे नहीं पढ़ा है, और दे पढ़ लेंगे तो यहाँ दे भी निर्देश में आ जाएगा। जहां ए और एन नहीं आने की स्थिति बनती है, वहां हमें क्रॉस लगा देना है। तो देखिए जीरो आर्टिकल, इसके भी नियम समझेंगे हम, फिलहाल तो इस पे चर्चा करते हैं। एप्पल फेल फ्रॉम ट्री, एप्पल से पहले ब्लैंक है, रिक्त स्थान है, तो हम सब जानते हैं कि एप्पल वोवेल साउंड स्टार्टिंग वर्ड है। ये नाउन जो है वो स्वर ध्वनि से प्रारंभ होने वाला है, एप्पल, ए आता है। आगे भी हमने वर्ड्स में भी समझा था, तो इसके एन, एप्पल। फेल फ्रॉम ट्री, पेड़ से गिरा कहना चाहता है। तो ट्री में भी हम देखते हैं कि ट्री जो है ना, ट्री, ये मात्राएं टे के लगती हैं, और टे का मतलब है कॉन्सोनेंट साउंड, अर्थात व्यंजन ध्वनि। और कॉन्सोनेंट साउंड है और अन्य बातें लागू हो रही हैं, जैसे सिंगुलर है, पहली बार आया है, काउंटेबल है, और साथ में कॉन्सोनेंट साउंड हो रहा है, यानी व्यंजन ध्वनि हो रही है, तो ए का प्रयोग करेंगे आप। तो एन एप्पल फेल फ्रॉम ए ट्री। सेकंड में आइए, इटालियन केम टू सी मी आवर एगो। इटालियन, ई आता है, अर्थात वोवेल साउंड है, कोई दिक्कत नहीं, एन का यूज हो जाएगा। एन इटालियन केम टू सी मी, मुझसे मिलने आया। केम टू सी मी, सी का अर्थ, सी का अर्थ देखना नहीं है, देखना तो होता ही है। सी के देखो, बीच में देख लेते हैं थोड़ा। सी कितने का अर्थ देता है? सी 2-3 अर्थ दे देता है। सी माने देखना तो होता ही, इसका
रूट मीनिंग है अर्थात मूल अर्थ है देखना। सी मीन्स मिलना भी होता है, जैसे यहाँ है। सी मीन्स समझना भी होता है, यानी कि जैसा प्रसंग बनता है वैसा अर्थ ही दे जाता है। कई लोग बात बात में बोलते हैं ओ आई सी, अर्थात मैं समझा, तो वो बात बात में ये नहीं बोलते कि हाँ मैं देखता हूँ, अर्थात सीख के आवश्यकता अनुसार अर्थ देखना के अतिरिक्त मिलना भी लगता है, समझना भी लगता है। और यहां मिलना अर्थ लग गया। एन इटालियन केम टू सी मी, एक इटालियन मुझसे मिलने आया। केम माने आया, टू सी माने मिलने, मी माने मुझसे। कब आया? आवर एगो, आवर एगो। इसको हावर नहीं बोला जाता, आवर बोला जाता है, आवर, एन आवर, एन आवर एगो। अर्थात कौन सी साउंड हो गई? फिर वो ही वॉवल साउंड हो गई, ए आते ही, अर्थात स्वर ध्वनि हो गई, और स्वर ध्वनि होते ही यहां पर एन का यूज हो गया। तीसरे में आइए, कॉपर इज यूजफुल मेटल। कॉपर इज यूजफुल मेटल, इसको तो हटा दीजिए। यूजफुल मेटल, यूजफुल, यूजफुल मेटल, ये ए यूजफुल मेटल। इसमें ये द चिल्ड्रेन फाउंड एग, चिल्ड्रेन फाउंड एग, बच्चों को अंडा प्राप्त हुआ, इन द नेस्ट, घोंसले में, तो एन एग, एक अंडा प्राप्त हुआ। ही बॉट, देखिएगा पांचवे को, ही बॉट, उसने खरीदे, हॉर्स, ऑक्स, काउ। अब जहां जहां जैसी जैसी साउंड बन रही है उसका पता कर लीजिए, और साथ में ये भी पता कर लीजिए कि सिंगुलर भी हो, ये भी पता कर लीजिए कि फर्स्ट टाइम यूज हुआ हो, और साथ में साउंड का पता कर लीजिए, फिर ए और एन में कोई गलती नहीं होगी। तो आवर हॉर्स, ए हॉर्स है, आता है ए हॉर्स। ऑक्स, ये वोवेल साउंड है, ऑक्स, एन ऑक्स। काउ, कोई दिक्कत नहीं, ए आ जाएगा। मोहन लुक्स एज स्टूपिड एज, स्टूपिड होता है मूर्ख, मोहन लुक्स, मोहन दिखाई देता है, एज स्टूपिड एज आउल, आउल उल्लू होता है, तो ये एन, एन आउल। आगे लिखते हैं। हाँ, तो सेवंथ, सातवें सेंटेंस पे विचार करते हैं। दो नाउन आए इसमें। अंट इज इंसेक्ट, अंट चींटी होती है, अंट, तो कोई दिक्कत नहीं, वोवेल साउंड है, सिंगुलर भी है, तो यहां आप एन। इंसेक्ट, कीट, तो ये भी इंसेक्ट भी एन। ही इज इंडियन बट हिज वाइफ इज यूरोपियन, तो इंडियन, देखो ए ई आई ओ यू से स्टार्ट हो रहा है तो एल लगाएंगे, ऐसे ऐसी धारणा में नहीं रहना है, हमें केवल साउंड को देखना है, अच्छे से तसल्ली से साउंड को देखना है, और धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ा भी लेना है। तो ही इज ए इंडियन, इंडियन अर्थात ई आ रहा है तो एन इंडियन, बट हिज वाइफ इज यूरोपियन, इसको यूरोपियन बोला जाता है, ई आने से ई साउंड नहीं बनेगा, यूरोपियन, तो ये आता है ए यूरोपियन। ही सा अगली बॉय, भद्दा लड़का, अगली होता भद्दा, ही सा अगली बॉय, अगली में ए आता है, एंड अगली बॉय, राइडिंग ऑन, सवारी करते हुए या चढ़े हुए, सवारी करते हुए, ऑन अस, अस होता गधा, तो एन अस। ये एप्पल कई बार रिपीट हो गया, एन एप्पल, इज ए फ्रूट, फ्रूट में फ आता है, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट में ये आएगा, तो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोहन वाज अनइनवाइटेड गेस्ट इन हिज पार्टी,
अनइनवाइटेड होता है जिसको निमंत्रण नहीं दिया गया, बिना बुलाए आने वाला, अनइनवाइटेड। तो अनइनवाइटेड एंड अनइनवाइटेड, अन आ रहा है, ध्वनि ए की आ रही है, अनइनवाइटेड, तो आर्टिकल ए एन आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 13वें सेंटेंस को देखिए, ही इज यंग मैन। यंग मैन में कोई दिक्कत नहीं, यंग में ये आता है तो ये आपका कॉन्सोनेंट साउंड ही है, यानी कि व्यंजन ध्वनि है, ए यंग मैन हो जाएगा। इट इज अनबिलीवेबल स्टोरी। अन लगते ही तो ए की ध्वनि हो जाती है, ए की ध्वनि अर्थात वोवल साउंड हो जाता है। तो एन अनबिलीवेबल स्टोरी अर्थात अविश्वसनीय। इट इज अनफॉरगेटेबल इवेंट। अनफॉरगेटेबल की भी वही स्थिति है जो अनबिलीवेबल की है। अनफॉरगेटेबल अर्थात एन अनफॉरगेटेबल इवेंट, एन अनफॉरगेटेबल इवेंट, अविस्मरणीय घटना। अनफॉरगेटेबल इवेंट क्या होता है? अविस्मरणीय घटना। अनबिलीवेबल स्टोरी अर्थात विश्वसनीय, विश्वास करने के योग्य कहानी नहीं है। इसमें ये इट इज एक्सपेंसिव बुक। अकेला बुक होता तो हम ए लगाते क्योंकि बै कॉन्सोनेंट साउंड हो जाता है, लेकिन एक्सपेंसिव बुक होती है महंगी पुस्तक, तो एक्सपेंसिव आते ही क्या हो जाएगा? एन एक्सपेंसिव बुक। सीता वाज आइडियल वाइफ। सीता आदर्श पत्नी थी, आइडियल माने आदर्श, तो आइडियल में भी वही आ, और इस तरह से क्या आ जाएगा? एन आइडियल वाइफ। दिस इज ए एक्सीलेंट बुक। एक्सीलेंट, एन एक्सीलेंट बुक। आगे देखते हैं। हाँ, अगले सेंटेंस पे ध्यान दीजिए। इट इज ए अनसाइंड डॉक्यूमेंट। अनसाइंड होता है हस्ताक्षर किया हुआ, और अनसाइंड हस्ताक्षर रहित डॉक्यूमेंट माने कागजात। ये हस्ताक्षर से रहित है, यानी बिना हस्ताक्षर किया हुआ कोई डॉक्यूमेंट है, कागज है। तो अनसाइंड में अन आते ही देखिए ये स्थिति बनती है एन की। इट इज एन अनसाइंड डॉक्यूमेंट। ऐसा इंग्लिश में होता है अंग्रेज। अकेला इंग्लिश आता तो हम नहीं लगाते, आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन अब इंग्लिश मैन, एन इंग्लिश मैन। ही हैज एन अम्ब्रेला। ही हैज एन अम्ब्रेला। ही वर्क्स इन एन इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस में ई आता है, वॉवल साउंड है, तो एन इंश्योरेंस कंपनी। प्लीज गिव मी, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। प्लीज गिव मी अनयूज्ड नोटबुक। अनयूज्ड, अगर यूज्ड होता तो हम वोवेल साउंड के, कॉन्सोनेंट साउंड के हिसाब से विचार करते, लेकिन अनयूज्ड, अब हमें वोवेल साउंड के हिसाब से विचार करना पड़ेगा। आगे सारी बातें कंफर्म हो रही हैं कि ये नाउन प्लूरल भी नहीं है, सिंगुलर है, और काउंटेबल भी है, फर्स्ट टाइम यूज हुआ ही है, और ध्वनि भी यहाँ पे अनयूज्ड अर्थात वोवेल साउंड आ रही है, तो इसलिए एन अनयूज्ड नोटबुक। ही इज वन आइड पर्सन। वन आइड पर्सन अर्थात एक आंख वाला व्यक्ति। वन आइड में वे अर्थात ओ को देखकर आप एन का यूज नहीं करेंगे, ध्वनि का ध्यान देंगे, इसकी साउंड का ध्यान देंगे। वन आइड, ए वन आइड। इसी तरह से ये देयर इज एम्प्टी ग्लास ऑन द टेबल, तो एम्प्टी ग्लास जो है वो ई आ रहा है, एन एम्प्टी ग्लास। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज है, इनको 2-4 बार आप देख लेना, पढ़ लेना, आपकी याद हो जाएगा। इतना कोई डिफिकल्ट विषय भी नहीं है। इसके आगे हम यूज ऑफ दी सीखेंगे।